सॉरी, वो ऐनक लगाने की वजह से मेरा वो ऐसा कैमरे का सिस्टम अप डाउन हो गया। तो हम ये सरकारी इदारों की बात कर रहे थे, पुलिस डिपार्टमेंट वगैरह की बात कर रहे थे। धूप थोड़ी ज़्यादा हो गई तो मैंने ऐनक लगा लिया, तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो हम ये बात कर रहे थे, ये वीडियो कंटिन्यूशन है पिछली वीडियो की। तो हम ये बात कर रहे थे कि इन सरकारी इदारों का हमें क्या फ़ायदा है, इस पुलिस डिपार्टमेंट का, कि जितने केसेस जो हैं वो जो भी मुल्क में जुल्म है उसमें बढ़ते ही जा रहे हैं ना। जितने पुलिस पे आते जा रहे हैं जी, फ़लानी पुलिस है, फ़लानी है, उतने जुर्म बढ़ते जा रहे हैं। हमें इनका कोई फ़ायदा नहीं है और हमें इस सब से निजात चाहिए। उसके बाद जुडिशरी आप देख लेंगे, जितना अदालतों में जितना रश होता जा रहा है, हर रोज़ जो केसेस की तादाद बढ़ती जा रही है, फ़ैसले नहीं हो रहे हैं, उसका हमें क्या फ़ायदा इस पूरे जुडिशल सिस्टम का या जुडिशल डिपार्टमेंट का। यकीनन हमें 25 लोगों का तो नुकसान ही है ना इसका। इस तरह बाकी जो तमाम इदारे हैं, इवन मीडिया जो है वो भी इसका हिस्सा है इस सारी गेम का। फ़ायदा कौन उठा रहा है? अदलिया, मुकन्ना, मीडिया सारे फ़ायदा उठा रहे हैं और फ़ायदा जिनका नुकसान है वह हम 25 करोड़ अवाम है। हमारे ऊपर बिजली महंगाई कहाँ तक पहुँचा दी गई। अब ये फ्यूल देखें, तकरीबन 250 रुपये लीटर के करीब पहुँच गया है। और इस तरह जो ऑयल है वो या घी के ईडेबल ऑयल जो 600 रुपये किलो मिल रहा है। और इस तरह जो है वो माशरे चीनी को कंट्रोल किया हुआ है। बाकी तमाम आइटम जो हैं वो बहुत ही महंगे हैं। कहने का मतलब ये कि तमाम इदारे जो हैं, अदलिया, मुकन्ना, मीडिया का हमें क्या फ़ायदा है? मीडिया वाले आते हैं जी, हम आपको इत्तला दे रहे हैं, हमारा काम इत्तला देना है। भाई आप इत्तला दो या ना दो, हमें उसका फ़ायदा क्या, हमें सिर्फ ये बता दो ना कि आपका इत्तला देने के बाद जितनी करप्शन की आपने ये मैं गाँव चुका इमरान के साथ वो जी इतनी करप्शन हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है जी। मैं पता नहीं, शायद सिद्दीकी जी का वो आते थे शुरू में, जियो के ऊपर वो आया, पता नहीं क्या नाम था उस प्रोग्राम का। कोई देखा नहीं, कश्मीर तो देखेगा। और इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम जो हैं करप्शन के ऊपर, कितने प्रोग्राम आफ्ताब इकबाल ने भी किए, बहुत से लोगों ने किए हैं जिनको मैं जानता हूँ या नहीं भी जानता हूँ ना। मेरा सवाल ये बता दीजिए कि क्या करप्शन कम हुई है मुल्क में? रेप कम हुए हैं, मर्डर कम हुए हैं, महंगाई कम हुई है? कोई एक चीज़ तो आज जिससे पाकिस्तान ने तरक्की की हो ना, बेहतरी की। क्या हॉस्पिटल ज़्यादा बने हैं? ये बहुत पुराने बने हुए हैं, म्यूज़ अस्पताल वगैरह लाहौर में जो हैं। और सर्विसेज है, जनरल हैं। जना अस्पताल सबसे लास्ट में ये 90 के शुरू में बना था। 30 साल में पिछले लाहौर में कोई बड़ा अस्पताल ही नहीं बनाया गया। बाकी जो बने हैं वो बुरकी अस्पताल वगैरह तो प्राइवेट हैं सारे। शेखजाद भी बहुत पुराना हॉस्पिटल है। कहने का मकसद ये कि बजाय इसके कि हम अपनी एनर्जीज़ जो हैं वो इदारों को बेहतर करने पे लगाएँ हैं, हमने कह दिया कि हम इदारों के खिलाफ बात ही नहीं कर सकते। जनाब उमर ताब नियाज़ साहब, जनाब चीज़ साहब पाकिस्तान और जनाब शहबाज शरीफ साहब, सब मिलके इस बात का नोटिस लें कि जी आप इजाज़त दें कम से कम 1 साल के लिए या 2 साल के लिए इसको हटाएँ, इस इम्यूनिटी को, कि इदारों के खिलाफ बात नहीं करते, लोगों को बात करने दें। जनाब जनरल बाजवा साहब जो आर्मी के खिलाफ बात करते हैं उसको भी करने दें। लोगों को अंदर जो ये बन रहा है, फर्स्ट बन रहा है, ये फट जाएगा सारा कुछ। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरा मतलब ये है कि मैं इसको देख रहा हूँ कि अगर इस सारे को मसले मामले को हल नहीं किया, अच्छे हैंडल नहीं किया गया, तो अगर 3 से 5 साल में इंकलाब आ जाएगा। यानी कि 3 साल बाद, यानी कि अगर आप ये लगा लें 14 अगस्त 22 से लेकर 14 अगस्त 2025 और जो से लेकर 2025, यानी नेक्स्ट जो 14 अगस्त 2027 पहले पहले इस मुल्क में इंकलाब आ जाएगा, जिसको आप इंकलाब पुराने ज़माने के हिसाब से इंकलाब फ्रांस या कह सकते हैं, और मॉडर्न के हिसाब से इंकलाब ईरान, या उससे भी मॉडर्न जो भी श्रीलंका में इंकलाब आया वैसे कह सकते हैं। क्योंकि हालात इस तरफ उसी नहज पे जा रहे हैं। लोग बिल्कुल मुतमिन नहीं है किसी भी अदालत से। आप खुद ये देख रहे हैं कि मेरा ये एक केस लगा हुआ है CO 51/2003, CO 50/2003 एडिशनल रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज फॉरेस्ट इंटरनेशनल। 19 साल से ये केस चल रहा है। 15 जून को इसकी आखिरी हियरिंग थी और इसमें जो जस्टिस शाहिद करीम साहब जो हैं जज हैं, और उन्होंने जो कारनामे इसमें किए हैं, अब हम जाएंगे तो ये तौहीन अदालत हो जाएगी। उमर ताब नियाज़ साहब ये केस मंगा के पढ़े हैं ना, आपका दिल फट जाएगा कि जिस बारे में जस्टिस साहब ने ये रिमार्क्स दी जब वो ये केस सुन रहे थे, तकरीबन 2 साल के लिए उन्होंने सुना कि इसमें लाखों रुपये भी नहीं रहते। उसमें जस्टिस शाहिद करीम साहब ने लिक्विडेटर सुल्तान महमूद के थ्रू जो है एक मियाँ बीवी को 5 करोड़ की पेमेंट कर दी है, जो आज तक इसमें क्लेमेंट नहीं, जो जानते नहीं इस्लामी कंपनी है, और उनके बेटे को मिला के तकरीबन समझिए कि 6-7 करोड़ की पेमेंट एक ही मियाँ बीवी बेटे को कर दी उन्होंने ना। और जब मैं वहाँ बोलने की कोशिश करता हूँ जैसे शाहिद करीम साहब की कोर्ट के अंदर, लाहौर हाई कोर्ट में, तो मुझे चुप करवा देते हैं कि आपने बोलना नहीं है। यानी जो 12 करोड़ रुपया मेरा जो कंपनी का नाजायज़ खा लिया है सुल्तान महमूद लिक्विडेटर ने, और उसने पूरे जुडिशल सिस्टम को धोखा दिया है। उमर ताब जैसे शाहिद करीम साहब को धोखा दिया है, पूरे जुडिशल सिस्टम को बाईपास किया उसने। लाहौर हाई कोर्ट का आर्डर मौजूद होते हुए भी उसने अजीब गरीब से हुक्म किए। और आपको यकीन नहीं आएगा, उमर ताब नियाज़ साहब जैसे किसी इंक्वायरी कराएं, जुडिशल इंक्वायरी करवाएं ज़रा, कि जी मैंने 1 तारीख के ऊपर गया हूँ, 1 महीने तक फ़ाइल ही नहीं पाई रही जैसे शाहिद करीम साहब की कोर्ट से।
1 महीने के बाद फ़ाइल बाहर आई और उसमें जो लिखा हुआ है वो आप खुद पढ़ लीजिएगा। मैं खुद फार्मर जज हूँ, फार्मर इन्वेस्टिगेटर हूँ, सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि इसमें क्या होता है, क्या नहीं होता है ना। आप खुद पढ़ लीजिएगा, अगर आप शर्मिंदगी से आपकी आँखें झुक ना गई तो मुझे आप सज़ा दे दीजिएगा। जिस जज को मर्ज़ी बढ़ा रहे हैं, आप इसमें जज रहे हैं, इसमें साकिब निसार साहब रहे हैं, इसमें आयशा मलिक रही हैं, उसके बाद इसमें एजाज़ुल हसन साहब रहे हैं। यानी ये इंपॉर्टेंट नहीं जजेज़ हैं ना, लेकिन ये है कि जो जस्टिस शाहिद हकीम साहब से पहले किसी भी जज ने किसी को गलत पेमेंट नहीं होने दी है। जिसने कोई बहुत ज़्यादा फ्रॉड या धोखे के साथ चंद लाख पे ले लिए हूँ तो ले लिए हूँ, उस बारे में नबी पाक की हदीस मौजूद है कि अगर इस दुनिया में आप लोग अपनी जरब ज़बानी से या गलत हक़ाइक़ पेश कर कर मुझसे कोई ऐसा फ़ैसला करवा लोगे जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला और अल्लाह के जो हकीकत के मुनाफ़ी होगा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन आपसे उसका बदला लेंगे। तो उस चीज़ से वो हलाल नहीं हो जाता। लेकिन ये आप ये देखें कि रिटायरमेंट की एक एज होती है ना। उमर ताम जैसा शाहिद हकीम साहब की अदालत में जो बंदा मेरे खिलाफ पेश हो रहा है पिछले 19 साल से, उसका कोई तल्लुक नहीं है इस कंपनी से, वकील पेश हो रहा है। यहाँ तक ना लगा कि उसके भवों के बाल भी सफ़ेद हैं। उस बंदे की उम्र जो 80+ है, ठीक है जी, लेकिन उसको ना अल्लाह का ख्याल है, ना अल्लाह के रसूल का, ना कोई शर्म और हया है कि ये 12 करोड़ रुपया जो है जो ये फ्रॉड से लूटा है इसने लिक्विडेटर सुल्तान महमूद ने। और मतलब उसमें बहुत ही सस्पिशियस रवैया है जिस शाहिद हकीम साहब का, बहुत ही सस्पिशियस है। जो मीडिया का जिसका तल्लुक है, जिसका वो क्लास से तल्लुक है, जिसका जो भी शख्स इसको प्रोब करना चाहता है। मेरे केस का टाइटल है जी एडिशनल रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज वर्सेस फॉरेक्स इंटरनेशनल, और ये केस 18 अगस्त सन 2003 से चल रहा है और इसका जो CO 51/2003 है। बेसिकली ये केस मेरी अकेली सबसे इंटरनेशनल के खिलाफ नहीं हुआ था, ये 56 कंपनी के खिलाफ एक केस हुआ था 18 अगस्त 2003 से लाहौर हाई कोर्ट में 8 कंपनी के खिलाफ, जिसमें 5वें नंबर पर मेरी कंपनी थी, इसके अलावा बुल्स एंड बियर्स थी, रूफ इंटरनेशनल थी, और ट्रेड्स TSS यानी ट्रेड्स की सिक्योरिटीज़ थी, और भी तो कंपनियाँ थी। यानी उसमें एक ये 8 कंपनियों का एक ही आर्डर है एक ही दिन का 18/8/2003 का। उसमें 5वीं कंपनी जो है फॉरेक्स इंटरनेशनल मेरी कंपनी है। और ये लिस्ट ऑफ आर में छपी थी, उसमें जो 56 कंपनीज़ का छपा था, उसमें 28 नंबर पर जो फॉरेक्स इंटरनेशनल कंपनी है जिसके ऑफिस हैं लाहौर में, सरगोदा में और पेशावर में, वो मेरी कंपनी है। तो कहने का मतलब ये है कि उमर ताब नियाल साहब इसमें जो था, ये पूरा केस ही गलत है, इसकी बेस ही गलत है। वो किसी अलग वीडियो में जब मैं आपसे या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डिस्कस करूँगा तो मैं आपसे नेक्स्ट बताऊँगा कि पाकिस्तान का कानून क्या है, कानून कहता क्या है, कानून की इम्प्लीमेंटेशन आपने किस तरह करनी है। लाहौर हाई कोर्ट का उस वक्त क्या रोल होना चाहिए था, उस वक्त जो जज साहब बैठे हुए थे उन्होंने उसके में क्या किरदार अदा किया और एक्चुअली किरदार होना क्या चाहिए था। मैं भी थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ कि पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग और बिलअमूम और जो जिन लोगों का तल्लुक 5 लाख लोगों का तल्लुक जुडिशरी से, वो क्लास है, इस बरादरी से है, हमारे खिलाफ बेसिकली सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज में पाकिस्तान ने एक रिट दाखिल की वहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट में कि ये जो कंपनीज़ हैं, पहली रिट में 8 कंपनी यानी 56 कंपनी के खिलाफ हुई। उस वक्त जो मशहूर कानूनदान हैं ज़फ़र साहब जो है, उन्होंने ये कानून ये रिट दाखिल की थी। तो उन्होंने कहा कि ये जो कंपनियां हैं, यानी 56 कंपनियां, 8 कंपनियों का पहले दिन का आर्डर है, उसमें 5वें नंबर मेरी कंपनी है कि ये लोग जो है मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल एसोसिएशन के खिलाफ काम कर रहे हैं। बस ये इतनी बात है। ये कंपनी जो हैं मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल एसोसिएशन के खिलाफ काम कर रही हैं और इनको हमने बुलाया है, पता नहीं कब बुलाया, किसी को नहीं पता। खुद से ही पाकिस्तान में जो सारी कार्रवाइयाँ हो जाती हैं, तो इन्होंने जनाब का डॉक्यूमेंट नहीं दिए हैं, तो इन कंपनियों को फोर्सेबली बैन किया जाए क्योंकि ये डिपॉजिट लेने में इन्वॉल्व हैं। तो लाहौर हाई कोर्ट के जो सरकार जज साहब थे, उन्होंने 1 मिनट के लिए भी, लम्हे के लिए भी नहीं सोचा कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, या इतना सोचना कि शायद जजेस इतने बड़े अफसर होते हैं या इतने बड़े वो इंसान बन जाते हैं कि जी उनके पास जस्टिस जो लाहौर हाई कोर्ट के बन जाते हैं कि शायद वो लोगों को इंसान ही नहीं समझते, वो समझते नहीं कि इसका उनके हुक्म का इम्पैक्ट क्या होगा। तो उन्होंने क्या हुक्म दिया जी, शाम के जो 4 बजे एक्स पार्टी आर्डर है ये, इसमें हम 8 जो कंपनियाँ या 50 कंपनियों में कोई भी मेरे समेत कोई नुमाइंदा हाज़िर नहीं है। उन्होंने कहा जी इन तमाम कंपनियों के तमाम अकाउंट फ्रीज किए जाते हैं, तमाम जायदाद ज़ब्त की जाती है, इनके डायरेक्टर्स के तमाम अकाउंट फ्रीज की है, तमाम जायदाद ज़ब्त की जाती है। जो लाहौर हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज साहब थे, आपका मैं नाम जानबूझ के लेना नहीं चाह रहा मोहतरम, बाद में ये बता दूँ कि जज साहब जो थे ये बाद में वो उस जगह में मुअत्तल भी हो गए थे, वो जो था ओथ टेकिंग में या ना टेकिंग के अंदर। तो उन्होंने ये हुक्म जब सुना दिया तो आपने केस का फैसला ही कर दिया आपके बाद, और उसके बाद हमें टाइम दे दी कि आप पेश हो जाएँ। और फिर उसके बाद ह्यू एंड क्राई पैदा हुआ। तकरीबन 6000 लोग थे जिन लोगों के इन कंपनी के साथ इन्वेस्टमेंट थी या जो भी तल्लक था। मैं हूँ मेंबर लाहौर स्टॉक एक्सचेंज था, मेरी सीट नंबर 12 है और रूम 209 था। आप ये बताएं कि हमें कितने मसाइल पेश आए होंगे लाहौर इसमें CDC में और इसमें स्टॉक एक्सचेंज में, और क्या क्या नहीं, क्योंकि जो जज साहब थे लाहौर हाई कोर्ट का जज साहब जो थे, उन्होंने एक हुक्म सुना दिया। इन्होंने एक एप्लीकेशन पेश हुई है और बजाय हमें बुलाए हमसे पूछे कि जी ये डॉक्यूमेंट्स हैं, इसका होना ये चाहिए था पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग सुन लें। इसका प्रोसीजर ये है
कि अगर आते हैं तो आप हमें बुलाएंगे, जज साहब आप हमें बुलाएंगे, आप कहेंगे जी शेख साहब आपकी उम्र कितनी है, मैं कहूँगा जी 31 साल, आप कहेंगे आज तक आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम है, कोई आपके खिलाफ दरख्वास्त है किसी थाने में पाकिस्तान की जी नहीं आई है। तो आप एक ऑनरेबल रिस्पेक्टेड बिजनेसमैन हैं, आपके डिफेंस में माशाल्लाह 3 घर हैं, 12-13 गाड़ियाँ आपके पास, कम से कम 1 अरब के आपके दफातर हैं लाहौर में, इस्लामाबाद में, पेशावर में, सरगोदा में, लिंक रोड के ऊपर लाहौर में 2 हैं, इतने घर हैं, गाड़ियाँ हैं, इज़्ज़त है आपकी, ज़मीन है 5 मुरब्बे। आप मुझे ये बताएं कि आपके नाम के साथ अच्छा लगेगा कोई बंदा कहे कि जी चीमा साहब ने कोई 13 करोड़ रुपये का या 15 करोड़ का फ्रॉड कर लिया है, मैं कहूँगा ये नहीं अच्छा लगेगा। तो ये लोग कह रहे हैं कि आप को जो मुतलका लाइसेंस है आप क्यों नहीं ले रहे इनसे ना। तो एससीपी कहेंगे जी आप चीमा साहब को, शेख साहब को ही नहीं बाकी साहब को भी ले जाएं और उनसे कहेंगे जो लाइसेंस आपको चाहिए वो आपको प्रोवाइड करें। अगर ये शेख साहब डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करते तो आप हाई कोर्ट का इन्फॉर्म करें कि ये काम कर रही है सिफारिश स्पेशल, ये स्टॉक एक्सचेंज के अलावा ये आता है उसमें मुदारबा में आता है या मुशारका में आता है या NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के उसमें आता है, चार्टर में आता है। तो इसलिए इनको वो मुतलका लाइसेंस जारी किया जाए। और शेख साहब आपने चूँकि अदालत का वक्त ज़ाया किया है इसलिए आपको 50 साल पे जुर्माना भी किया जाता है ना। तो SCCP का और पाकिस्तान में तबाही व बर्बादी क्या है कि हम कहते हैं जी हम इन इदारों के खिलाफ, सरकारी इदारों के खिलाफ बात नहीं कर सकते। पाकिस्तान में सरकारी इदारों का सिर्फ एक मकसद है, चाहे वो नैब है, नैब कहता है जी करप्शन कर लें फिर हम आपको पकड़ेंगे ना, पुलिस कहती है आप क्राइम कर लें, आप क्राइम कर लें ताकि हम आपको पकड़ें और हमारा काम चलता रहे ना। इस तरह जो SCCP है वो कहता है कि जी अगर कोई हुआ है जुर्म तो वो पकड़ने के लिए बैठे हुए हैं, आपको फैसिलिटेट करने के लिए नहीं। मेरा सवाल ये है कि अगर कोई लाइसेंस कम था भी तो SCCP से मेरा सवाल है कि आपका काम क्या है, क्या आप मुझे लाइसेंस देंगे? आपका काम ये है कि आप मेरी कंपनियां तबाह कर दें और एक ह्यू एंड क्राई क्रिएट कर दें। और मीडिया जो हमारा सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार मीडिया पाकिस्तान का मीडिया है ना, किसी एक भी खबरें वो ज़्यादा शायद जो है वो तो मर गया, इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है सजीन में ही होगा, क्योंकि उसकी मैंने सुना उसका दफ्तर जो खबरें अखबार का दफ्तर जो है ये भी जो है उसके कब्जा की हुई जगह के ऊपर है। और बाकी जो कारनामे शायद दुनिया में करके गया है इंशाल्लाह अल्लाह पाक उससे एक सेंट का हिसाब ले रहे होंगे। और उसके से जो भी उसने हबासतें दुनिया में दिखाई हैं मीडिया के चैनल बन के, आप मीडिया के ऊपर बैठ के आप जो मर्ज़ी करोगे। या आज का आपने खबरें अखबार में लगाओगे जी निसफ सदी का किस्सा है, 2 की बात नहीं, तो जो उसका बेटा है जो अभी ये चला रहा है ये नसफ का किस्सा जो है दोबारा खुलेगा इंशाल्लाह एक दिन, क्योंकि आपने बहुत खबरें लगाई हैं फारसी के खिलाफ भी, बाकी कंपनी के खिलाफ भी बिल्कुल बेगुनाह लगाई हैं और झूठी लगाई हैं। 2003 के अंदर बात कर रहा हूँ, 2003 के बाद नहीं कुछ कोई भी खबर आपने लगाई, अगस्त 2003 या सितंबर 2003 के बाद। बात यह है मेरे भाई कि मीडिया का काम ये ज़िम्मेदारी के साथ काम करे, पूरी कौम को इन्फॉर्म करे कि जनाब ये 56 कंपनियाँ हैं, इनके अरबों रुपए की इनकी फ़िक्स इन्वेस्टमेंट्स हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि बताना चाहिए था कि ये जनाब इस बंदे के पास 12 गाड़ियाँ हैं, डिफेंस में 3 घर हैं, 2 कनाल का और एक जेड ब्लॉक में 2, एक के में और एक एल ब्लॉक में 1 कनाल का घर है इस बंदे के पास, 5 रुपये ज़मीन है इस बंदे के पास ना। अब मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के हर में पूछता हूँ कि कोई शख्स जो है अपनी 5 रुपये ज़मीन बेच कर जा सकता है पाकिस्तान से एक दिन के अंदर? ठीक है, ये कम से कम 1000 करोड़ रुपए की ज़मीन है। डिफेंस के जो घर हैं उस मिला के कम से कम 50 करोड़ रुपए के वो घर हैं। और इल्ज़ाम कितना था मेरे ऊपर, जो इन्होंने मेरे साथ में तो 13 करोड़ रुपये टोटल डिपॉजिट था। और हम पहले ने कहा कि हाँ हमने डिपॉजिट लिया है, ये कौन से फ्रॉडलेंट एक्टिविटी की किस्म है? उमरताब नियाल साहब मैं आपसे पूछता हूँ या चेयरमैन नैब साहब मुझे ये बताएं कि जिसमें आप एक ऑफिस बनाते हैं, लोगों को ड्यूल रिसीट मिलती है, एक आपके पास कापी, एक उनके पास है, ड्यूल उनके बैंक की तरह उनके फॉर्म भरे जाते हैं, नेक्स्ट ऑफ किन लिखा जाता है, 2 विटनेस डाले जाते हैं, ये होता है फ्रॉडलेंट एक्टिविटी। आप क्या कर रहे हैं? ये फ्रॉडलेंट एक्टिविटी होती है। ये बकायदा एक डॉक्यूमेंट आपसे साइन किया गया कि ठीक है उस वक्त NBFC का लाइसेंस होना चाहिए था, जो कि नहीं था, होना चाहिए था, लाजमी था। ये मैं नहीं कह रहा कि NBFC का लाइसेंस नहीं होना चाहिए था, ये हमारी गलती है और इसको हम तस्लीम करते हैं। तो इसका SCCP से चेयरमैन से पूछता हूँ जो उस वक्त लेकर आज तक बने हैं, सबसे मैं पूछता हूँ 2003 से लेकर अभी तक, इसका ये हाल है कि आप आकर हमें, आप हाई कोर्ट में अप्लाई करेंगे, आप आकर हमें पकड़ लेंगे? बिल्कुल गलत है। और आप लोगों ने जुल्म किया, सब लोगों पर, इस पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचाने वाले आप लोग हैं। आपको चाहिए ये था क्या आप हमें कहते हैं चीमा साहब ये चीज़ें हैं, आप जो काम कर रहे हैं इसका लाइसेंस ये बनता है, हम आपको लाइसेंस देने के लिए तैयार हैं, आप हमारे ऑफिस आए हैं पकड़ने के लिए। हर दफ्तर में आप गए हैं जी, क्या हो गया जी, फ्रॉडलेंट एक्टिविटी हो जी, ये होगी, खबरें आप आज जैसे अखबार अपनी जीबो से मिला लिए साथ, वो शहजा शायद जो चला गया इंशाल्लाह सजीन में ही होगा और फिर से उसको खूब पीट रहे होंगे आग के कोड़ों के साथ, जो कारनामे दुनिया में करके गया है। तो उसका ये था कि आप हमारे पास हर कंपनी को बताते, अगर कोई कंपनी आपको वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करती जो लाइसेंस लेने की ज़रूरत है, तो फिर आप कहते खुदा के बंदो 18 अगस्त 2003 तक लोगों की है, मेरे ख़िलाफ़ पूरे पाकिस्तान में कच्ची दरख्वास्त नहीं है एक मेरी पूरी ज़िंदगी में ना। पाकिस्तान आर्मी का मैं रिटायर्ड ऑफिसर था, 2001 को मैं रिटायर हुआ ना। उस 2 साल के अंदर ही आपने मुझे वो इतना बड़ा क्रिमिनल बना दिया। उसको जब रिटायरमेंट के बाद जो है मैंने ये काम सीखा, मैं लाहौर स्टॉक की मेंबरशिप ली, रूम लिया, अपना स्टॉक का काम शुरू कर दिया। एक सिंपल और लेजिस्लेटिव काम है ये, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। इतने महंगे मैंने ऑफिस में जो मेरा इस्लामाबाद का ऑफिस 12 स्क्वायर फीट का ऑफिस, एक ऑफिस था ब्लू एरिया में,
आप वो जाकर क्या उसकी निकालें कि कश्मीर कमर्शियल कम्प्लेक्स का फर्स्ट फ्लोर है वो सारा ना। लाहौर में 4,000 स्क्वायर फीट का एक ऑफिस है, उसके बाद लिंक रोड के ऊपर है, पेशावर में 6,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस है, उसके बाद सरगोदा में ऑफिस है 4,000। इतनी मतलब महंगे महंगे ऑफिस हमारे, इतने महंगा फर्नीचर, उसके अंदर एयर कंडीशनिंग, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हमने लगाई थी। जो मोस्ट मॉडर्न सिस्टम्स हैं, जिसकी एक सिस्टम की जो ये सिक्योरिटी इन पाकिस्तान लोगों की इन तमाम सिस्टम की सिक्योरिटी 1 करोड़ रुपये है, यानी $50,000 सिक्योरिटी है इन लोगों की, जो राइटर्स ने हमें प्रोवाइड किए हुए थे पाकिस्तान के अंदर। इतने बड़े सेटअप के खिलाफ सिर्फ एक दरखास्त दे देना कि जनाब ये जो काम करें मेमोरेंडम के खिलाफ नहीं है, और एकदम से उसके ऊपर जो है सारा वो इतना बड़ा इवेंट क्रिएट करना और लोगों को पकड़ लेना और उनको जेलों में डाल देना, उनको कैद कर देना, बिल्कुल ये कानून के मुताबिक नहीं है। ये बड़ा जुल्म है जिन लोगों ने किया है, उन सब से इंशाअल्लाह दुनिया में भी इसका बदला लेंगे। ये नहीं कि उन्हें छोड़ देंगे, कानून के मुताबिक उनको बुलाएंगे, कानून से पूछेंगे कि क्या ये जो सरकारी मुलाजिम हैं ये इसलिए बैठे हुए हैं, ये कंपनी को पकड़ पकड़ के ज़िबा कर दें। आप मुझे बताएं कि आप कहते हैं अमेरिका ने तरक्की की है, आप कहते हैं जर्मनी ने तरक्की की है और जापान ने तरक्की की, क्या इस तरह के इदारों के थ्रू ने तरक्की की है? पाकिस्तान के सरकारी मुलाजिम हमारे नौकर हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में आप SEC में बैठे हुए हैं क्लर्क, तब भी हमारे मुलाजिम हैं, और हम इसको साबित करेंगे और हम ये मेंटालिटी चेंज करेंगे कि आप हमारे मालिक हैं। आप थाने बैठे हुए तब भी आप हमारे मुलाजिम हैं। हर थानेदार, हर DSP, SP और उसके ऊपर जो है DPO, RPO, CPO, IG तक जो भी पाकिस्तान में मतलब सरकारी मुलाजिम हमारा मुलाजिम है, अवाम का मुलाजिम है। उसका काम है अवाम की खिदमत करना। आपने इसको अपसाइड डाउन कर दी है, आप हमारे मालिक बनकर बैठ गए हैं। जैसे पाकिस्तान आर्मी, जो आर्मी चीफ है नौज़बिल्ला, या जो हमारे कोई मालिक हैं, भाई वो भी हमारे मुलाजिम ही हैं। आर्मी चीफ भी हमें पाकिस्तान आर्मी जो हर शख्स हमारा मुलाजिम है। पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम का मुलाजिम है। हर जज हमारा मुलाजिम है, हर सदर हमारा मुलाजिम है, हर MNA, MPA, हर सेनेटर हमारा मुलाजिम है। और मेरे भाई जो बंदा हमसे तनख्वाह लेता है वो हमारा मुलाजिम नहीं, तो मुझे बताएं और क्या है। अब जैसे सबसे ज़्यादा मेरे अपने केस में जो लिक्विडेटर था, उसके साथ सबसे बड़ा मुझे प्रॉब्लम ये था कि जो पहला लिक्विडेटर था ज़फ़र अली शाह, वो सारा उसका एक्शन मेरे खिलाफ था, लेकिन वो तनख्वाह मुझसे लेता था। जी कहता मैं हाई कोर्ट ने अप्लाई किए, मैं पॉइंट किए। मैंने कहा हाई कोर्ट 6 वक्त लिए ज़्यादा अप्लाई नहीं कर, आपको पॉइंट नहीं, ज़्यादा 1 साल की कर सकती है। बाकी जो आप आपको घसीटते आ रहे हो, ठीक है, इन सारी चीज़ों को आप बेसिकली मुलाजिम मेरे हो, पैसे आप ले रहे हो फॉरेस्ट इंस्टीट्यूशन के अकाउंट से और काम कर रहे हो मेरे खिलाफ। सुल्तान महमूद ने भी यही हरकत की है, उसने तो 12 करोड़ पैसे ही खा लिया है ना फॉरेस्ट इंस्टीट्यूशन का, और कोई रेट नहीं खाया अभी, इन पिछले 2 साल में ही खाया है, 2020-21 में ही खाया है 2 साल के अंदर उसने ना। और उसके बाद दरखास्तें दे के हम थक गए हैं। और जस्टिस जो हैं शायद करीम साहब हमारी बात नहीं सुनते, क्योंकि उसमें सारा कुछ फिशी है। 15 जून को, आज हमने वीडियो 19 जून को, 15 जून को मेरी तारीख थी। वहाँ पे एक और जो प्रोसीजर इनका क्या करते हैं कि दरमियान में मेरी एप्लीकेशन, मैं बोल रहा हूँ, मेरे राइट साइड पे वो बूढ़ा सा वकील खड़ा हो जाता है, राणा जो है ना, और लेफ्ट साइड पे सुल्तान वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट का वकील है, वो खड़ा हो जाता है। जब मैं बोलने लगूँगा ये प्रोसीजर है इनको अदालत को डिस्ट्रैक्ट करने का, और चूँकि जो इसमें शायद करीम साहब है उनका किरदार जो है वो वाज़े नहीं है, इसलिए जब वो मैं कोई बात बोलूँ वो बोलना शुरू कर दी, इनकी ज़मीन निकल आई, जो इनके पैसे नहीं बनते, ताकि मैं वहाँ पे ना बोल सकूँ ना। अब मैं दरमियान बोलूँगा तो उमर था जो शायद करीम साहब हैं, उनका PA उनको उठ कर क्या कहता है, जी वो देखो चीमा साहब को पहले ही वार्निंग मिली, जी मैं आपको और 15 तारीख को मुझे उसने कहा जस्टिस शाहिद करीम ने कि आप पहले वार्निंग दी, आप खामोश, आपने बोलना नहीं है। शाहिद करीम साहब आप मेरी बात सुन लें, हम इतना बोलेंगे हम 25 करोड़ लोग कि हमारी आवाज़ से आसमान फट जाएगा, ये ज़मीन फट जाएगी। ये अदालत, ये लाहौर हाई कोर्ट जो 200 साल पौने 200 साल पुरानी है, ये लाहौर हाई कोर्ट फट जाएगी बिल्कुल। अगर आपका ख्याल है कि ये अदालतिया और उज़्मा आएंगे और हमें दबा देंगे, हमारे 12 करोड़ रुपये आप खा लेंगे, आप 12 रुपये भी नहीं इसमें से खा सकेंगे। आपके को किसी गलत फहमी में है, किसी वहम में है। ये बात अभी तक जस्टिस उमर ता बंदियाल, जस्टिस जाजुल एहसन, जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस आशाद मलिक, जो सब इसमें जजेस रहे हैं इस केस के अंदर, CO 2-3 में, उनके इल्म में नहीं है कि आपने क्या किया हमारे साथ ना। जिस दिन उमर ता बंदियाल साहब के इल्म में आ गया, हम खुद भी आपके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कोर्ट जा रहे हैं। ऐसा नहीं समझे कि हम तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और मैं चूँकि खुद फार्मर जज हूँ, मैं खुद इन्वेस्टिगेटर रहा हूँ, हम ये पूरी इन्वेस्टिगेशन करके और हम कोशिश करेंगे कि इन्वेस्टिगेशन मैं खुद अपनी कंपनी में लूँ, ताकि मैं उनको बताऊँ कि क्या क्या जुल्म आपने किए हैं हमारे साथ ना, और बिल्कुल बेगुनाह किए हैं आप, बिल्कुल बेमकसद और बेगुनाह ज़मीनें बेची हैं मेरी, जो आपका अपने आज CM जो आपने रिजेक्ट किया 15 तारीख को, ये सुप्रीम कोर्ट में मैं जाऊँगा ये सुप्रीम कोर्ट लेके ना। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोअर कोर्ट में ये कर सकते हैं, सारा ग्रो मिल करके आप ये रिकॉर्ड दिला सकते हैं ना, जो प्रोसीजर होता है मैक्स आप ये कर सकते हैं कि ये सारा रिकॉर्ड मैंने ले लिया है। लेकिन नेट पे भी चाह रहे हैं जो मुतलका जो लोग हैं, इंशाल्लाह एक दो दिन यानी 20, 21, 22 तक ये सारा कुछ वैसे ही नेट पे चला जाएगा। टोटल ये CA 2-3 जो है वैसे ही नेट पे अवेलेबल होगी। तमाम ऑर्डर 18/8/2003 से लेकर टिल 15/6
2022 तक के सारे आर्डर भी वहाँ पे अवेलेबल होंगे, तमाम सीएम भी वहाँ पे अवेलेबल होंगी। जो कारनामे ज़फ़र अली शाह ने लिक्विडेटर फर्स्ट ने किए वो भी होंगे, साथ कानून भी होगा कि 6 माह ज़्यादा लिक्विडेटर रह नहीं सकता, 2 में से एक हट जाए तो दूसरा लिक्विडेटर रह नहीं सकता, तब भी उन्होंने रखा हुआ है। आपने जो कारनामे सुल्तान महमूद ने किए वो भी इसके अंदर आ जाएंगे सारे, कि जी उसने ये कारनामे जो हैं वो सुल्तान महमूद ने किए हैं। और ये 12 करोड़ रुपया जो है बिल्कुल जुल्म से खाया है। जिन लोगों को आपने ये पेमेंट किया वो हमारे क्लाइंट नहीं हैं। मैं आपको बता दूं शाहिद करीम साहब, जिन 32 लोगों को आपने पेमेंट की है, ये सर्विस नेशनल के फॉरेस्ट नेशनल के क्लाइंट ही नहीं है। ठीक है, मुझे ये बताएं कि ये कौन सा कानून है कि आज तक ये जो थे मियाँ बीवी जिनको आपने और बेटे को 6 करोड़ की पेमेंट कर दी है 12 करोड़ में से, ये आज तक 2003 से लेकर आज तक ना लाहौर हाई कोर्ट पेश हुए, ना नैब पेशावर में पेश हुए, ना नैब लाहौर में पेश हुए, ना SCP में एक सिंगल दरखास्त तक नहीं है इनकी। और कंपनी ख़त्म होने के 15 साल के बाद इनकी दरखास्त आती है और आप जो है तो सुल्तान महमूद से कहते हैं कि उनको पेमेंट कर दो 6 करोड़ रुपये की। ऐसा कभी हुआ है पाकिस्तान की तारीख में? आपसे पहले जजेस नहीं रहे हैं। आपने 2016 में ये केस लिया ना, 2013 से 2016 तक कोई जजेस में रहे थे ना, 13 साल तक। मैं बताता हूँ कितने अहम जजेस इसमें रहे हैं। इसमें साकिब निसार साहब रहे हैं, इसमें उमर ताब बंदियाल साहब रहे हैं, इसमें जावेद एहसन साहब रहे हैं, जैसे शायद मलक रही हैं, और भी जजेस में रहे हैं। किसी ने 1 रुपये की पेमेंट नहीं की किसी को नाजायज़ तौर के ऊपर। आपने आते ही जनाब एकदम से वो, और आपने 2016, 17, 18, 19 में कोई पेमेंट नहीं की है। आपने भी जब देख लिया कि ये पार्टी कमज़ोर है, इनके पास पैसे नहीं हैं, और आपको जब कंफर्म हो गया कि शोएब चीमा की तमाम चीज़ें जो हैं 18/8/2003 से लेकर टिल डेट फ्रीज्ड हैं और वो कुछ नहीं कर पा रहा है और उसको बिल्कुल बेगुनाह 7 साल जेल भी काट आया है, और आपको ये जो कौन टीम है जो लेड बाई अकाउंटेंट ज़फ़र अली शाह जो पहला लिक्विडेटर 1 है, सुल्तान लिक्विडेटर 2 है, उसके साथ जो डॉगीज़ हैं वो जो मुदस्सर और अफजल, और उसके साथ ये राना वकील मिला हुआ है, उसके बाद वो इमरान जो पेशावर से आता है, उसके साथ 1-2 और नमूने। ये कौन टीम 12 लोगों के ऊपर मुश्तमिल है। ये फ्रॉडलेंट टीम जो है ना, इन्होंने ही अप्रोच किया है नैब KPK को। इन्होंने वहाँ के ऊपर और जब ये केस खुलेगा तो नेशनल इंक्वायरी में वो देखेंगे कि केस ये खुल किस तरह गया, जब ये केस बंद हो गया था। और तो इसमें इंशाअल्लाह जो जरकेश शान जिसमें साथ वो भी गिरफ्तार होगी। जैसे शाहिद करीम साहब ये ना समझे कि उसको अरेस्ट नहीं करेंगे, उसको भी जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान जब ये देखे उसको भी अरेस्ट करेंगे कि बेबी तुम ये किस तरह सजा दी है, तुमने अदालत को भी बताओ, ये तुमने जुर्माना किस तरह की अदालत को भी बताओ। ये प्रोसीजर ही नहीं है कोर्ट के जो वो डॉक्टर बदमाशी करती है वहाँ के ऊपर। ये उसने सजा की है, पाकिस्तान के लोग सुन लें। कहती है कि आधा हाफ कौन सा केस होता है जी, जो उसने जो रेफरेंस है उसके ऊपर हाफ करके उसने, क्योंकि रेफरेंस बंद हो गया था 29/10/2011 को, जो नैब कोर्ट नंबर 2 थी पेशावर, उसने ये केस बंद कर दिया था। ज़फ़र अली शाह कहने के बाद दोबारा कोर्ट को लिक्विडेटर का क्या तल्लुक़ है उसके साथ। और भाई मेरे लिक्विडेटर का चार्टर ही ये नहीं है कि वो आपका केस खुलवा सके। लिक्विडेटर का चार्टर सिर्फ ये होता है कि उसके पास जो चीज़ें मौजूद हैं उनकी वैल्यू करना, अगर लोग मौजूद हैं तो उनको पेमेंट करना, बस। केस खुलवाना, बंद करना, प्रोसिक्यूशन करना या ना करना, ये तहकीकी इदारे जो हैं, पुलिस है, नैब है, FIA, इनके काम होते हैं ना। लेकिन चूँकि वो अन्नी पीवे कुत्ती चट्टे कोई क्योंकि मेरी तमाम चीज़ें फ्रीज़ कर ली ना। मैं उमर ताब नियाज़ साहब आज आपसे एक बात करना चाहता हूँ। आप यहाँ पे जज बैठे हुए हैं या आर्मी की जनरल कमिश्नर राजा साहब बैठे हुए हैं। इस वक्त आप ऑर्डर कर दें कि जी उमर ताब नियाज़ में तमाम 17 जजेस फारिग हैं, उनकी तमाम प्रॉपर्टीज़ फ्रीज़ हैं, तमाम जजाज फ्रीज, तमाम अकाउंट फ्रीज़ हैं, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस, तमाम हाई कोर्ट के तमाम जज साहबान, और शाहिद करीम साहब के भी। मैं पूछूंगा इनके अंदर क्या कितनी पावर रह जाएगी। जो जेब में पैसे हैं सिर्फ वही थे हमारे पास। 18/8/2003 को जब शाम को 5 बजे आपने ये ऑर्डर किया लाहौर हाई कोर्ट ने, हमारे पास जेब में जो 30-32 हज़ार रुपया था, हमारे पास सिर्फ यही था और कुछ भी नहीं था। अकाउंट हमने फ्रीज़ कर दी, प्रॉपर्टी हमारी फ्रीज़ कर दी ना। 19 साल बाद भी वही स्टेटस है। उमर ताब नियाज़ साहब जो मेरे जो रिकॉर्ड मुताबिक जो था ना, हमने टोटल 13 करोड़ 5 लाख रुपया हमने डिपॉजिट किया हुआ था। उसके बदले में आपने मुझसे तकरीबन 32 करोड़ रुपया ले लिया है, और साथ साथ मुझे सज़ा भी हो गई है, और अभी केस वही का वही स्टैंड करता है। ये 12 करोड़ रुपया जो पेमेंट हुई है 2019 से 2021 तक के दरमियान में, इनमें से एक बंदा भी हमारा क्लाइंट नहीं है। ठीक है, और ये मियाँ बीवी का तो आप देख रहे हैं इन्होंने कैसे इसने पेमेंट किया, सुल्तान महमूद ने क्या जुल्म कर रहे हैं। जैसे शायद कहीं लाहौर हाई कोर्ट में बैठ के आप कहते हैं हम बोल नहीं सकते, ये अब आपकी तौहीन हो जाएगी। अब आप कहाँ तौहीन लिखो इस्लाम के अंदर कि जज की तौहीन होती है, नफ्स यानी शख्स की तौहीन होती है इस्लाम दीन में ना। और पाकिस्तान के कानून में जो है पहले शरीयत ला है, शरी ला नाफिज है 1978 से, पाकिस्तान 79 से ना, पहले शरी ला, इस बाद पाकिस्तान का ला है, ये कानून है हमारा। और अल्लाह पाक ने किसी को इजाज़त नहीं की कि वो सख्ती के ऊपर मुँह खोले इल्ला जिसके ऊपर जुल्म किया गया हो। ये इजाज़त मुझे अल्लाह पाक ने दी है कि मैं जो चाहूँ आप खिलाफ बोल सकता हूँ, शरीक में मुझे इजाज़त है। और वो इजाज़त ये है कि कोई शख्स बदज़बानी पर ज़बान ना खोले। मास वाई वो जिसका जुल्म किया, कितना जुल्म किया आपने मेरे साथ, ये बताया ये अदालती जुल्म नहीं था। और क्या है कि 19 साल से आपको शक है, ये जो जनरल कमर जो वाजा सफेद जो हमारे फॉर्मेशन कमांडर्स हैं, ये कोर कमांडर जो 30 है ना, 2 जनरल हैं, 4 स्टार 28 जो 3 स्टार हैं, इन सबको ये ऑर्डर के ऊपर ये ऑर्डर
नाफिज करें ज़रा। ये सेनेट वाले हैं उनके ऊपर, सेनेटर के ऊपर नाफिज करें, एमएनएस पे नाफिज करें, तमाम हाई कोर्ट जज साहब नाफिज करें। जितने पाकिस्तान में 22 ग्रेड के अफसर हैं चाहे पुलिस के, उनके ऊपर ये आर्डर नाफिज करके देखें ज़रा। जो आर्डर हमने 18/8/2003 को मेरे केस में पास किया था कि शोएब चीमा की और सबसे की तमाम डायरेक्टर की और कंपनी की प्रॉपर्टी फ्रीज, बैंक अकाउंट फ्रीज, ये क्या जुल्म किया आपने? आपको पता है आप पाकिस्तान के जो बैंक्स हैं ना, इस वक्त तमाम बैंक्स को फ्रीज करके देखिए क्या रिजल्ट निकलता है सुबह तक ना, कि तमाम बैंक जो है उनके एसेट फ्रीज हैं, उनके अकाउंट फ्रीज हैं। सुबह तक अगर अवाम ने पूरा मुल्क जला नहीं दिया ना, क्योंकि सब पैसे वहाँ पे होते हैं, किसी को पता होता है कि इस तरह हो जाना, इस तरह कभी होता है दुनिया में? आपने ठीक है, आप हमें बुलाएं अदालत के अंदर, अगर हम जवाब ना दे सकें आपको तो फिर आप हमारी कंपनीज़ को फ्रीज़ करें, हमारे एसेट को फ्रीज़ करें, हमारे पैसों को फ्रीज़ करें। और आप कहते हैं कि आपने हमें बुलाए बगैर ही हमें मुजरिम करार दे दिया है। वो एक क्या वो एक शेर भी है कि नुक्ते ने हमें महरम से मुजरम कर दिया, एक नुक्ते ने हमें महरम से मुजरम कर दिया, हम दुआ पढ़ लिखते रहे, वो दगा पढ़ते रहे। मैं खुद पाकिस्तान आर्मी का अफसर हूँ, थ्रू आउट टॉपर रहा हूँ। उमरताब नियाज़ साहब, मैं कभी की मैट्रिक तक मैं टॉपर रहा हूँ, 5वीं में मैंने स्कॉलरशिप लिया, 8वीं में लिया, 10वीं में लिया। मैं क्लास 1 में क्लास प्रॉक्टर था, क्लास 5 में स्कूल प्रॉक्टर था, क्लास 8 में मिडिल स्कूल का प्रॉक्टर था, क्लास 10 में पूरे गवर्नमेंट इस्लामिया स्कूल में उनका प्रॉक्टर रहा हूँ। कभी के कोई आपने खुद बगैर किसी सिफारिश के पाकिस्तान आर्मी में एज एन ऑफिसर भर्ती हुआ। 91st लॉन्ग कोर्स है मेरा, उसके बाद कोर ऑफ इंजीनियर में गया, ठीक है। और मेरे ऊपर कभी ज़िंदगी में कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा, 1 सेंट का, 1 रुपये का, एक टिश्यू पेपर का भी, ठीक है जी। और बजाय इसके जब मैं जर्मनी में वज़ारत दाखिला के साथ मेरी तहकीकात हो रही थी तो मुझसे उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा चीमा साहब आप कहते हैं कि जी आपने वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी के इल्ज़ामात हैं, तो आपको ऐसी साबित कर सकते हैं कि 18/8/2003 से पहले आपके खिलाफ कोई एक दरखास्त दिखा सकते हैं किसी थाने में कि आपके खिलाफ हुई हो? मैंने कहा जी नहीं। उन्होंने कहा कोई FIA में नैब में किसी ने कभी कहा कि शोएब चीमा ने 1 रुपया भी मारा खाया? मैंने कहा जी नहीं खाया। तो फिर आगे इन्वेस्टिगेटर हंस पड़ा, वो ग्रेड 19 का अफसर था वज़ारत दाखिला का जर्मनी का। तो उसने कहा फिर 18/8/2003 को एकदम से यानी सूरज जो है वो दिन के 12 बजे निसफ नहार पर निकला, ऐसा कभी होता है। उसने मुझे मेरा अरेस्ट वारंट दिखाया, पाकिस्तान के लोग सुन लें, मेरा अरेस्ट वारंट जो था नैब का वो साइन किया हुआ था लेफ्टिनेंट मुनीर हफीज़ ने। लेफ्टिनेंट मुनीर हफीज़ जो था ये मेरा GOC था वहाँ पे 95 से लेकर 98 तक पेशावर में। मैं इसके साथ IO रहा था, इंटेलिजेंस ऑफिसर रहा था। तो मुझे उसमें इन्वेस्टर ने कहा चीमा साहब आप यहाँ पे क्यों हैं, आप हमें बताएं ना, हम मुतमिन नहीं हैं आप क्या आप यहाँ पे क्यों हैं जर्मनी में ना, क्योंकि जो आपका अरेस्ट वारंट है वो आपके अपने GOC मुनीर हफीज़ ने, जो अब लेफ्टिनेंट जनरल बन गया है रिटायर होके और चेयरमैन है, उसने साइन किया आपका अरेस्ट वारंट जो है ना। हम नहीं समझ पा रहे कि आपने ये क्या किया, कि पाकिस्तान में ये कॉमन प्रैक्टिस है कि पाकिस्तान आर्मी या ISI जो है वो जिस तरह चाहे फैसले ले लेती है। जनरल दाखिला के उसके अल्फाज थे, उसने कहा कि वो ये अल्फाज उसके ऑफ द रिकॉर्ड है कि जी उन्होंने कहा मुझे ये लगता है कि ये जो आर्डर है 18/8/2003 का लाहौर हाई कोर्ट का आर्डर जो है एडिशनल रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज वर्सेस फॉरेस्ट इंटरनेशनल CO 51/2003 CO 2003 जो है, उसने कहा लगता है आर्डर चीमा साहब आप फार्मर जज रहे हैं, लगता है आपने यहाँ खुद आर्डर टाइप किया है और वहाँ से मोहर लगवा लिया है लाहौर हाई कोर्ट से, क्योंकि आप जर्मनी में आकर यहाँ पे कोई ऑपरेशन में आए हुए हैं। और उमरताब नियाज़ साहब जो है जनाब जनरल कमजोर साहब जिस समय पेश हुआ कार्लसरूहे में पॉलिटिकल असाइलम लेने के लिए जर्मनी में, तो उस वक्त लेफ्टिनेंट कर्नल साहब भी वहाँ पे आए हुए थे ना, हम 2 बंदे इकट्ठे पेश हो गए। तो मुझे उसने कहा कि क्या आप लोग एक टीम हैं, क्या आप एक अफसर हैं जो जिनका नाम लेट से कि हम आपको स्पेशल एजेंट SA1 फॉर IC कर देते हैं और उस बंदे को SA2 कर देते हैं, या उस स्पेशल एजेंट 2 या उसको SA2 और आपको SA1 कर देते, SA1 आपको 2 कर देते हैं, आप लोग टीम है? मैंने कहा हम लोग बिल्कुल टीम नहीं है, दिस इज़ कोइंसिडेंस, ये इत्फाकन ऐसा हुआ है कि वो कर्नल साहब और मैं इकट्ठे आज कार्लसरूहे में आपसे असाइलम लेने के लिए आ गए हैं ना। उन्होंने कहा चीमा साहब आई एम सॉरी शेख साहब, मैं आपकी असाइलम रिजेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं मुतमिन नहीं हूँ आपके अलावा कोई आपने ज़िंदगी में कभी कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी नहीं की, आपके ऊपर कोई एम्बेजमेंट का केस नहीं है, आप जर्मनी की हमारे पास कोई ऐसा कागज़ नहीं पेश कर सके इस एक आर्डर लाहौर हाई कोर्ट के आर्डर के अलावा जो 18/8/2003 का है, और सिवाय एक उसके अपने अरेस्ट वारंट के अलावा जो कि आपके अपने GOC लेफ्टिनेंट मुनीर हफीज़ ने साइन किया हुआ है, और एक आप ECL भी ले आए, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट ले आए हैं हमारे पास। यार आप अगर ISI में हैं और आप स्पेशल एजेंट हैं वहाँ पे, तो ये आपने खुद ही साइन की होगी या किसी को यार साइन कर दें, ठीक है, और हम इसलिए आपको पॉलिटिकल असाइलम नहीं देते। बाद में उमरताब नियाज़ साहब जो वहाँ पर जो जज थी वहाँ पे जुडिशल डिपार्टमेंट की फ्राइबर्ग से, फिर उसने मुझे पॉलिटिकल असाइलम दी वहाँ पे, जो वज़ारत दाखिला थी उसने ना कर दिया था। सारी बात करने का मकसद ये है सर
कि जो पाकिस्तान के महकमे हैं तमाम इदारों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा जो है ना अपने आप पर रहम फरमाएँ, हम पर भी मेहरबानी करें। और जो भी जो पुलिस डिपार्टमेंट है, ये पाकिस्तान के अवाम भी इसका नोटिस लें, पाकिस्तान के सियासतदान भी इसका, तमाम बेसिकली सियासी पार्टियाँ हैं जो जो से जो मौजूदा सेनेटर्स हैं, मौजूदा जो ये ईवान बाला, ईवान ज़ीरी हैं, जो MNAs हैं, इसका नोटिस लें और अवाम को बताएँ कि ये जो तमाम इदारे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट है, वो कितने जुर्म को रोक पाया है ना। उस पर जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो कितना कर्जा कम कर पाया है पाकिस्तान के ऊपर। जो जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान है ये कितने केसेस को हल कर पाई है। और ये जो मीडिया पाकिस्तान का बना हुआ है, अदलिया मुकन्ना, ये चौथा स्तून साहब जो बने हुए हैं, इनके होते हुए कितने जुराइम कम हुए हैं। क्या इनका काम सिर्फ ये है कि ये हमें ये बताएं कि फ़लाँ बच्ची का रेप हो गया और उसके बाद सबसे बात कर लें और फ़लाँ से बात कर लें, फ़लाँ से बात कर लें? बिल्कुल नहीं, ये जुल्म है। हम इसके अलावा तकबीर पार्टी इसके अलावा आज बाकायदा आवाज़ उठाती है और पीछे जो है मेरे साथ पीछे वो एक गुंबद हिजरा जैसा एक गुंबद भी बना हुआ है। तो हम आपसे बात चाहते हैं कि आप जो है इस काम को अब ख़त्म होना चाहिए। अगर आप 40 या 50 लोगों को तनख्वाहें दे रहे हैं और पेंशन दे रहे हैं इतने लोगों को, तो उसके बदले में हम आवाम को क्या मिल रहा है? मुझे ये बता दें कि हम 25 करोड़ लोगों को क्या मिल रहा है, सिवाय ज़िल्लत के, सिवाय जेलों के, सिवाय गालियों के और सिवाय पुलिस जहाँ पे जाए वो हमारे ऊपर रेफरेंस आन के खड़ी होती है। ठीक है, किसी महकमे में जाए हमारा कोई काम नहीं होता है बगैर पैसों के। कहते हैं जी आप पैसे देंगे तो काम होगा वरना नहीं होगा। मुझे ये बताएं कि आज भी कोई पटवारी फ़र्ज देता है? आप पाकिस्तान के किसी डिपार्टमेंट में कोई किसी पुलिस डिपार्टमेंट में जहाँ आपका दिल करता है चले जाए ना, कोई शख्स आपको बात करने के लिए तैयार है जिसको आप पैसे नहीं देंगे? कोई भी तैयार नहीं है। तो तमाम आवाम जो है वो इकट्ठे हों, खड़े हों, तकबीर पार्टी को ज्वाइन करें। मैं पहले आपको तरतीब दे चुका हूँ कि सबसे पहले ये कि तमाम लोग जो हैं मैं आप सब लोगों को पूरे पाकिस्तान के अवाम से बात करना, 25 करोड़ लोगों से बात करना चाहता हूँ कि सबसे पहले ये है कि आप अल्लाह सुब्हानहू तआला को वोट दें, अल्लाह के रसूल को वोट दें, अल्लाह के बंदों को वोट दें, शुएब चीमा को वोट दें, यानी मुझे आप वोट दें। आप अपने नफ्स को वोट दें, सबसे पहले अपने बच्चों को वोट दें। ठीक है, कोई शख्स आप बच्चों को मर्डर नहीं करेगा इंशाअल्लाह ताला। इस मुल्क में कोई किसी की बच्ची को रेप नहीं करेगा। इसको हम बिल्कुल स्टॉप करेंगे। जो कत्ल साथ ये फितना है, इसको पहले दिन से इस्लामी कानून नाफिज करेंगे। मेरे यहाँ का मकसद क्या है पावर में आने का, कि अगर मैं पावर में आता हूँ और आप लोग मुझे वोट से मुल्क प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट करते हैं, इंशाअल्लाह पहले दिन से इस्लामी कानून नाफिज कर देंगे। ठीक है, जितना कर सकेंगे उसको ग्रेजुअली उसको बढ़ाते जाएंगे। जितना ये कत्ल है उसके पहले दिन से नाफिज कर देंगे। जिसने कत्ल किया उसको सर उतार देंगे और हम उतार भी देंगे। और हमें कोई डर नहीं होगा कि कोई यूनाइटेड नेशन आ गए, कोई FATF आ गई, सबको हम संभाल लेंगे। इन तमाम ये जो मामलात हैं हमारे फाइनेंशियल जो है, $200 अरब मेरे भाइयों को ऐसी रकम नहीं जो अदा ना की जा सके, ये अदा की जा सकती है। जो इमरान खान ने जो झूठ बोले थे कि 50 लाख घर हैं, इसके अंदर इतनी अक्ल नहीं ये बना सके। मैं आपसे 1 करोड़ घरों की बात करता हूँ और ये इस 40 माह जो वक्त गुजारा है, हम 40 माह में नहीं, हम 36 माह के अंदर 1 करोड़ घर आपको बनाकर दिखाएंगे अगर ज़रूरत है तो। अब इसके बारे में स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट और मलक रियाज वगैरह बताएंगे कि पाकिस्तान में कितने घरों की ज़रूरत है। जितने ज़रूरत है वो सारे बना कर देंगे हम इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान में हम बैन कर देंगे कि कोई बच्ची जिसकी उम्र 21 साल से ऊपर कुमारी रह ही नहीं सकती ना, वरना उससे बाकायदा पुलिस डिपार्टमेंट या मुतलका जो महकमा अमर बिल मारूफ वाले वो पूछेंगे कि बच्ची की उम्र 21 साल हो गई है, आपको पैसे की ज़रूरत है, घर की ज़रूरत है, आप बताएं। हम खुद सारा जो हुकूमत उसको जहेज़ देगी, उसकी शादी करेगी ना। पाकिस्तान में हर शख्स की पेंशन होगी। जैसे ये नहीं होगा कि जी ये जो आर्मी का अफसर है या पहले ये पुलिस का अफसर है या पहले ये SP और DC या रिटायर हुआ है तो अब इसको और भी हम पेंशन देंगे, और जो गरीब बेचारे पहले से रुल रहे हैं अब भी रुल रहे हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। जो पेंशन की एज को पहुंचेगा 60 साल की उम्र तक, 65 साल की उम्र तक, हर शख्स को पाकिस्तान पेंशन मिलेगी, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है। ठीक है जी, मेडिकल सहूलतें आपको दी जाएंगी, जैसे जो फैसला रियासत का है सारा कुछ बनाया जाएगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अपने बच्चों को वोट दें, अपने नफ्स को वोट दें और शुएब चीमा को वोट दें, तकबीर पार्टी को वोट दें। किसी वजह से आप नहीं मुतमिन तकबीर पार्टी के से या इसके लोगों के साथ, तो दूसरी चॉइस आपको जमात इस्लामी है, आप सिराजुल हक साहब को जमात इस्लामी को वोट दें। आप उनसे भी मुतमिन नहीं हैं तो उसके बाद ख्वाजा साद रज़ी साहब हैं, ये तरीके लबैक वाले, आप इनको वोट दे दें। उसके बाद आ जाते हैं जो वो आजकल बैन हुए हैं जमात दावा वाले जो हैं, वो हाफ़िज़ सईद साहब जो हैं, उनके ऊपर आजकल सुना है बैन लगा हुआ है, तो उनको आप फ़िलहाल इसमें से लिस्ट में से निकाल दें। इसके बाद भी अगर आप जो लोकल पार्टियाँ जैसे मौलाना फजल मान साहब उनको आप वोट दें, या कराची में PSP के मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं, जमात इस्लामी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है वहाँ पे, अगर आप मतलब आप PSP वाले मुस्तफ़ा कमाल साहब को वोट दे सकते हैं वहाँ पे। इनसे मुतमिन नहीं है, आप पीपल पार्टी को वोट दे दें, तब वो भी इनसे बहुत बेहतर है। पीपल पार्टी से भी आप यासूर ज़ाहिर साहब या बिलावल ज़ाहिर साहब से आप मुतमिन नहीं हैं, तो या आसवा ज़ाहिर साहब से मुतमिन आप नहीं हैं, तो आप नवाज शरीफ साहब को वोट दे दें। यानी कि ये जो PMLN है इनको आप वोट दे दें। नवाज शरीफ साहब हैं या उनके भाई शहबाज शरीफ साहब या मैडम मरीम नवाज साहब हैं या हमजा शरीफ साहब हैं, बहुत से लोगों से अब भी बेहतर हैं। अगर आप इनको भी वोट नहीं देना और आपने सोचा है कि आपने वोट फैलना ही है और वोट को जलाना ही है, वो फेंकना ही है और शैतान खान को ही वोट देना है, फिर आप इमरान खान को और तरीक़े इंसाफ को वोट दे दें। इस वीडियो को आज हम एंड करते हैं। सुबह के तकरीबन 9 बज गए हैं
और काफ़ी धूप हो गई छत के ऊपर बार पसीना भी आ रहा है, उसको साफ़ कर रहा हूँ, ग्लासेस भी लगाए हुए हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह मेरा और आपका और हम सब का, तमाम पाकिस्तान का हमें नासर हो, और बाकी हर पाकिस्तानी मुतमिन रहे कि ये मुल्क जो है ता क़यामत कायम रहने के लिए बना है। इंशाल्लाह हम तरक्की भी करेंगे, तरक्की याफ़्ता मुल्क भी होंगे हमारे। इंशाल्लाह अगले 5 साल में कर्ज़े भी ज़ीरो हो जाएंगे और हम तरक्की भी करेंगे। अल्लाह हम सब को सेहत, तंदुरुस्ती और हिदायत के साथ रखे। तो वीडियो सुनने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।